दोस्तों नमस्कार। संसद की पुरानी इमारत बड़ी मजबूत थी। उसके भीतर जो भी आवाज उठती थी उसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी और इस देश के तमाम संवैधानिक संस्थाएं पार्लियामेंट के भीतर की आवाज से अक्सर डोल जाती थी। वह सही रास्ते पर चलना पड़ता था उन्हें, और उनका जो काम था बतौर संवैधानिक संस्था, उस रास्ते को वह छोड़ नहीं पाती थी, क्योंकि पार्लियामेंट की इमारत वाकई बहुत मजबूत थी। और लोकतंत्र का मंदिर तो शायद इसीलिए संसद भवन को कहा भी गया। लेकिन इस पुरानी इमारत के ठीक समानांतर नई इमारत संसद की बन गई। उसके भीतर बहुमत की ताकत इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि संसद कमजोर लगने लगी। लोकतंत्र की परिस्थितियां बड़ी कमजोर सी दिखाई देने लगी। इस देश के संवैधानिक संस्थान संसद के इशारे पर चलते नहीं हैं, सत्ता के इशारे पर चलते हैं, और सत्ता का बहुमत संसद के कद से कहीं ज्यादा बढ़ गया। आज इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं? दरअसल दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। 5 फरवरी को वोट और 8 फरवरी को चुनाव परिणाम आएंगे। लेकिन यह सब कुछ तो बड़ी पारंपरिक परिस्थितियां रही हैं कि 1 तारीख को वोट पड़ते हैं और उसके बाद 1 तारीख को परिणाम आ जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। आज चूंकि संसद के सामने खड़े हैं, तो इस देश के भीतर अगर लोकतंत्र का मंदिर ये पार्लियामेंट और उसकी इमारत है, तो समझना होगा इस देश में लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर इस देश में कोई दूसरी संस्था नहीं बल्कि चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मुख्य चुनाव आयुक्त आज दिल्ली की तारीखों का ऐलान करने से पहले तकरीबन 38 मिनट तक सफाई देते रहे। इस बात की सफाई देते रहे कि इस देश के भीतर में ईवीएम गड़बड़ नहीं है। इस बात की सफाई देते रहे कि दरअसल जो भी वोटर है उसका नाम दर्ज है, किसी भी वोटर का नाम हटाया नहीं गया है। इस बात की सफाई देते रहे कि किसी ने नया नाम जोड़ा नहीं है, सब कुछ शानदार तरीके से चल रहा है। और उसके साथ ही दूसरा सवाल यहीं से निकल कर आया कि आखिर इससे पहले कभी किसी मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस तरीके की सफाई क्यों नहीं दी? यही सफाई क्यों देते हैं? ईवीएम हैक नहीं हो सकता है, ईवीएम को छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। ईवीएम के बाद की परिस्थिति दिल्ली के चुनाव में कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी जो आम आदमी पार्टी या केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं, वो सब कुछ बेमानी है। और शक शुबा ना रहे, इसीलिए आधे घंटे से ज़्यादा वक्त तक वो सफाई कैसे देते रहे, उसे आप सुने उससे पहले एक हकीकत और जान लीजिए। सबसे बड़ी हकीकत तो यह है कि विधानसभा का सत्र या उसकी उम्र जो 5 बरस में पूरी हो रही होती है, उसके बाद एक दिन भी संसद चाहे या ना चाहे, लेकिन चुनाव आयोग चाहे तो वहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए अगर वो 5 बरस में वहां की विधानसभा दोबारा तैयार नहीं हो गई। दिल्ली की विधानसभा 26 फरवरी को खत्म हो रही है। उस मियाद से पहले दिल्ली में नई सरकार दिल्ली वालों को मिल जाएगी। अब यहां पर एक दूसरा सवाल है। कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुए। महाराष्ट्र चुनाव के वक्त वहां की विधानसभा की उम्र 2 दिसंबर को पूरी हो गई और महाराष्ट्र में बीजेपी को बम्पर जीत मिली, एनडीए गठबंधन को बम्पर जीत मिली। उनकी सत्ता के रास्ते कोई रोड़ा नहीं था। रोड़ा था तो मुख्यमंत्री होगा कौन? कहीं आपस में चीजें उलझ तो नहीं जाएंगी? तो ऐसे में जो मियाद होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनली और इस देश की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के तहत, वह तारीख भी बीत गई। 3 तारीख को मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ, 10 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, यानी मियाद के बाद की परिस्थिति और इलेक्शन कमीशन खामोश रहा, उसे कोई फिक्र नहीं पड़ी। अब दोबारा दिल्ली में लौट कर आइए। दिल्ली में 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएंगे। मियाद 26 फरवरी तक की है, लेकिन इन दोनों तारीखों के बीच में 18 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। तो रिटायरमेंट से पहले उनका ये आखिरी चुनाव होगा जिसे वह संपन्न कराएंगे। और संयोग ऐसा है कि दिल्ली के चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में सबसे बड़े पॉलिटिकल प्लेयर दिल्ली के आम आदमी पार्टी ने खड़ा कर दिया। इसीलिए लगभग 37 मिनट का वक्त उन्होंने सफाई देने में लगाया। और इसके बाद का सवाल यह है कि जब उनके अपने कार्यकाल में आखिरी चुनाव दिल्ली का हो रहा है, तो फिर
दिल्ली के चुनाव परिणाम क्या मौजूदा सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई है बीजेपी के, उसके अनुकूल हो जाने चाहिए? इसीलिए उन्होंने तारीख 5 फरवरी तक की रखी और फिर 8 फरवरी रखी। उसके बाद भी एक लंबा वक्त मिलेगा, तकरीबन 14 दिनों का। उस 14 दिनों में अगर दिल्ली के भीतर राजनीतिक तिकड़मों का ही दौर चल पड़ा तो सत्ता किसकी किस रूप में बननी चाहिए, उसके लिए एक वक्त होगा। तो क्या वाकई देश के चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त को लेकर इस देश की राजनीति उस चरम पर आ चुकी है जहां पर इस देश में चुनाव आयोग को अब सिर्फ और सिर्फ सफाई देनी पड़ती है? यानी लोकतंत्र के रक्षक के तौर पर चुनाव आयुक्त की मौजूदगी, हमें लगता है आज बात इसी से शुरुआत कर रहे हैं कि इस देश के भीतर चुनाव जो लोकतंत्र के पहचान के तौर पर है, उसमें चुनाव आयुक्त की इन बातों को शुरू में आप गौर कर लीजिए। ये मेरी ऐसी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। सो आप सबको, सभी वोटर्स से मेरी अपील है कि खासतौर से युवाओं से, कि इसी तरीके से लोकतंत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाते रहें। बहुत ही सुंदर बगिया है, इसको अपने वोट से हमेशा सजाते रहें। कहा गया कि इलेक्टोरल रोल्स में रॉन्गफुल एडिशन या डिलीशन कर दिए गए। ये अभी रिसेंट शुरू हुआ जनरल इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र इलेक्शन से। अभी दिल्ली में भी चल रहा है लगातार यही बात। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है, किसी के नाम काट दिए जाते हैं, किसी लोकेलिटी से नाम काट दिए जाते हैं। मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हजार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती हैं। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। सामान्य तौर पर यह पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। इस देश के तमाम संवैधानिक या स्वायत्त संस्थाएं जो हैं, उनको किस रास्ते चलना है, पार्लियामेंट उनके रास्ते को भी तय करती है। लेकिन इस दौर को अगर आप देखिएगा तो चाहे वह चुनाव आयोग हो, चाहे वह सीएजी हो, चाहे इस देश के भीतर सीवीसी हो, चाहे वह ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे हर वो संस्था हो जो कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पार्लियामेंट से ज्यादा इस देश की राजनीतिक सत्ता को लेकर हो गई। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो सीएजी है, जिसे निगरानी करती होती है सरकार के बजट को लेकर, और उसकी पूरी रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल की जाती है। लेकिन आपने बीते 10 बरस में सुना नहीं होगा कि किसी मुद्दे को टेबल किया गया और उस पर बहस पार्लियामेंट में इस बात को लेकर हुई कि सीएजी ने यह रिपोर्ट दी है इस मंत्रालय को लेकर, और उस मंत्रालय का जो खर्चा पानी था उस पर उन्होंने आपत्ति की। आपने नहीं सुना होगा, आपको याद होगा विनोद राय का दौर, वो चाहे घोटालों का दौर 2G का हो, कोयला घोटाले का जिक्र हो रहा हो, आपने सुना होगा। पार्लियामेंट चल नहीं पाती थी, गजब का शोर मचता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं भी सत्ता को बनाए रखने के लिए कार्यशील हो गई है। तो फिर चुनाव आयोग का जिक्र करने के बाद एक कदम और आगे बढ़ाइए और दिल्ली के चुनाव के उस मैदान में कदम रख दीजिए जहां का मुख्यमंत्री 176 दिन जेल में रहता है। और जेल से जब उनको जमानत मिलती है तो पहली बार किसी देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट की जमानत किसी मुख्यमंत्री को मिले और सुप्रीम कोर्ट जमानत की शर्त लगाए कि आप अपने कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं, यानी कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, आपको जमानत दे रहे हैं बतौर चुनाव लड़ने के उम्मीदवार के तौर पर। और इलेक्शन कमीशन भी इसमें खामोशी बरतता है, पार्लियामेंट के भीतर भी कोई शोर मचता नहीं है। यानी एक ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर आकर खड़ी हो जाती है जहां पे सत्ता की ताकत संवैधानिक संस्थाओं के जरिए और पार्लियामेंट के भीतर बहुमत के आसरे एक ऐसी बिसात बिछाती है जिसमें जेल से निकलिए, चुनाव प्रचार कीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मत बैठिए, सचिवालय मत जाइए। और उस दिन दिल्ली की चुनावी बिसात बिछ जाती है। ये तारीख 15 सितंबर की, जिस दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में खुलेआम ये ऐलान करने से चूकते नहीं, कुर्सी छोड़ रहा हूं, वोट नहीं देंगे,
दोबारा सीएम नहीं बनूंगा, वोट देंगे तो सीएम बनूंगा। और उसके 2 दिनों के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को होता है, वह इस्तीफा उस दिन दे देते हैं। लेकिन चुनावी ऐलान चूंकि आज हुआ है और उसके अक्स तले कई संस्थानों का जिक्र हम कर रहे हैं, तो 15 सितंबर को जब अरविंद केजरीवाल ऐलान कर रहे थे, असल में चुनाव की मुनादी तो उसी दिन हो गई थी। दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। तो चुनाव तक मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने 15 सितंबर को किया था। अब आप राजनीतिक तौर पर दिल्ली की परिस्थितियों में कदम रखिए। आम आदमी पार्टी सामान्य तौर पर पारंपरिक राजनीति करती नहीं थी, लेकिन इस दौर में उसने पारंपरिक राजनीति ही शुरू नहीं की, बल्कि जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आए थे। बीजेपी ये काम करती रही है और दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल जो नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे और उनके सहयोगी मनीष सिसोदिया जो 2 बार पटपड़गंज से चुनाव लड़ते चले आए, उनकी सीट बदल गई, वो जंगपुरा चले गए। अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा यानी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मैदान में आ गए। आम आदमी पार्टी ने सारी सीटों पर टिकटों का ऐलान कर दिया। 26 विधायकों के टिकट वो काट चुकी है और इस दौर में 4 सीटें बदली गई, यानी जो उम्मीदवार जहां से लड़ रहा था उसकी सीट दूसरी जगह लड़ गई। बीजेपी मैदान में सामने खड़ी है, उसने 29 उम्मीदवारों की लिस्ट इस दौर में जारी की है। 13 को ही रिपीट किया है, 16 नए चेहरे लेकर आई है। जो 8 जीती थी उसमें 6 रिपीट है, 2 को बदल दिया गया और बाकी ऐसे 7 लोगों को टिकट दिया जो आम आदमी पार्टी को छोड़कर आए या कांग्रेस को छोड़कर आए। यानी दिल्ली का चुनाव 2013 की तस्वीर को अगर आप याद कीजिएगा, जब जन लोकपाल का आंदोलन चल रहा था, भ्रष्टाचार भारत की राजनीति में धुन की तरह कैसे घुस गई है, इस बात का जिक्र हो रहा था। उस दौर में बीजेपी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बनाया था, आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी और इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे का चेहरा सामने था। लेकिन कांग्रेस की सत्ता को डामाडोल उस आंदोलन ने किया और उस आंदोलन के बाद 2013 में जो पहला चुनाव परिणाम आया, वह भी एक अजीबोगरीब हकीकत है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बने और समर्थन कांग्रेस दे रही है। उसके बाद 2-3 पार्टियां आपस में अपने अपने एमएलएस को शिफ्ट कराती चली गई, यानी किसी भी दूसरे राज्य की तर्ज पर, और जो मुद्दे करप्शन के इर्द गिर्द रहते हैं वो तमाम मुद्दे धराशायी हो गए। तो ऐसे में 2013 अगर आपको याद है तो 2014 भी याद कर लीजिए। विदेशों में कितना काला धन है। पहली बैठक कैबिनेट की, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए और 27 मई को जो पहली बैठक कैबिनेट की हुई उसमें एसआईटी का ऐलान किया गया कि ब्लैक मनी को भारत में लाना है या ब्लैक मनी पर नकेल कसनी है। यह भी करप्शन का हिस्सा था। लोकपाल हवा हवाई हो गया, लोग भूल गए, आम आदमी पार्टी भी भूल गई, कांग्रेस भी भूल गई, बीजेपी भी भूल गई। ब्लैक मनी बीजेपी भी भूल गई, वो एसआईटी की रिपोर्ट क्या थी यह भी भूल गए, और दुनिया के अलग अलग बैंकों में जो काला धन जमा है उसको लेकर 2014 के बाद दुनिया के अगल बैंकों से तकरीबन 7 रिपोर्टें आई। उसमें स्विस बैंक की रिपोर्ट भी थी जिसमें जानकारी दी गई कि जो काला धन 2013-14 तक था वह भी बढ़ चुका है।
तो मुद्दा क्या दिल्ली के चुनाव में नहीं है? और ये सारे राजनीतिक दल क्या एक सरीखे चल रहे हैं? पार्लियामेंट का कोई महत्व नहीं है? देश के चुनाव आयुक्त अगर सत्ता के साथ खड़े और उनकी रिटायरमेंट की तारीख 18 तारीख है, तो क्या 18 तारीख के बाद उन्हें इनाम में कुछ मिलेगा, या वो आखिरी वक्त में जाते जाते दिल्ली की राजनीतिक सत्ता बीजेपी के हाथों सौंप देंगे? ये सवाल सामान्य तौर पर होना नहीं चाहिए, लेकिन हो इसलिए रहा है क्योंकि दिल्ली में चुनाव के बावजूद भी राजनीतिक ताकत दिल्ली के एलजी के पास है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस फाइल को चाहें उसे बढ़ाएंगे, जिस फाइल को चाहें आगे नहीं बढ़ाएंगे। दिल्ली की पूरी नौकरशाही, दिल्ली की पूरी पुलिस व्यवस्था दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है जो चुनी जाती है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी मुद्दे पर फैसला दिया था कि यह कैसे हो सकता है, जनता चुने जिस पार्टी और जिस नेता को, उसी के हाथ में ताकत नहीं रहेगी। ये असंभव सी स्थिति है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारी ताकत हर हाल में दिल्ली की सत्ता को होनी चाहिए। लेकिन यह पार्लियामेंट अगर चाहे तो फिर एलजी के पास सारी सत्ता चली जाएगी। और हुआ यही। इस पार्लियामेंट, ये पुरानी इमारत है, इसमें मत देखिए, इसके बगल में एक नई इमारत है, पेड़ों की छांव तले हल्के हल्के आपको दिखाई दे रही होगी। उस नई इमारत के भीतर यह फैसला हुआ कि दरअसल एलजी के पास ही ताकत रहनी चाहिए। तो लोकतंत्र धराशायी कैसे होता है, बहुमत की ताकत कैसे रेंगती है और कैसे चलती है, उसका अबूझ खेल दिल्ली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली के भीतर आज की तारीख में दो नेता अपने चेहरे के साथ आमने सामने हैं। एक हैं अरविंद केजरीवाल और दूसरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली के पास या बीजेपी के पास दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, नरेंद्र मोदी ही चेहरा है। केजरीवाल के अलावे आम आदमी के पास कुछ भी नहीं, आम आदमी पार्टी के पास वही चेहरा, वही सब कुछ है। इस बार बीजेपी या कहे खुद प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कुछ भी हो जाए, नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए, खेल खत्म, वो मुख्यमंत्री बन नहीं पाएंगे। और जिस राजनीतिक परिस्थितियों पर वह सवार होकर दिल्ली की सत्ता यानी केंद्र की सत्ता के विकल्प के तौर पर खुद को रखना चाहते रहे और जो राजनीतिक लकीर उन्होंने खींची, वो सारी की सारी लकीरें धराशायी हो जाएंगी। इसीलिए मुद्दे दर मुद्दे उछाले गए। मुद्दे दर मुद्दों का जवाब देने की परिस्थिति में आम आदमी पार्टी भी आई। प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ आज एक बार सुनानी होगी क्योंकि इसके बाद जो कच्चा चिट्ठा आपके सामने होगा वह इस देश के लिए एक आईना होगा। साथियों, देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। सिर्फ प्रधानमंत्री ने नहीं, देश के गृह मंत्री ने, बीजेपी के नेताओं के पोस्टरों ने और दिल्ली के भीतर की राजनीति ने इस शीश महल शब्द को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। इससे कोई इनकार नहीं करेगा और इस बात से भी कोई इनकार नहीं करेगा कि अरविंद केजरीवाल जिस सादगी के साथ देश की राजनीति में कदम रखते हैं, उसकी बखिया वह खुद उधेड़ते हैं और धज्जियां उड़ाते हुए राजनीति का पाठ वह जिस लहजे में पढ़ते हैं वो अपने आप में एक अजूबा है। लेकिन सवाल यहां पर एक और है। इस देश का प्रधानमंत्री जब शीश महल का जिक्र करता है तो आईना उन्हें भी अपने सामने रखना होगा। इन दो आईनों के अक्स तले आज आप बीच में खड़े हो जाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनाया उसका सच वाकई ये है कि उनके घर में लगे टीवी जो हैं वो तकरीबन 20,34,000 के हैं। उनके घर में जो पर्दे लगे हुए हैं वो 96 लाख के हैं। उनके घर में जो रसोई है उसमें जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो तकरीबन 39,08,846 के हैं। उनके घर में जो ट्रेडमिल और जिम की व्यवस्था की गई है वो तकरीबन 18,52,000 की है। उनके घर में जो फ्लोर की टाइल्स है वो 14 लाख की है। उनके घर में जो राउंड टेबल डाइनिंग टेबल है जिस पे बैठकर भोजन करते हैं उसकी कीमत 4,80,000 की है। उनके घर में जो
बेड लगा हुआ है उसकी कीमत 3,99,499 रुपए की है। उनके घर के भीतर में जो अलग अलग तरीके से मिरर है जिसमें चेहरा देखा जाता है उसकी कीमत भी 2,39,233 रुपए है। एक मिनी बार भी है, उस मिनी बार की कीमत 4,80,052 रुपए है। एक एल शेप का सोफा है, उसकी कीमत 6,40,604 रुपए है। सिल्क की कारपेट है, उसकी कीमत 16,27,690 है। आप सोच रहे होंगे एक सादगी भरा व्यक्ति राजनीति को साधते साधते वाकई शीश महल का जिक्र कर गया तो प्रधानमंत्री ने क्या गलत किया। और दिल्ली की राजनीति में शीश महल तो मुद्दा होना ही चाहिए, क्योंकि यह जनता की भावनाओं के साथ धोखाधड़ी है। यकीनी तौर पर यह धोखाधड़ी है, लेकिन हमने आपसे कहा था आईना रखिएगा सामने, क्योंकि प्रधानमंत्री का जब जिक्र होगा तो उसमें यह समझना होगा कि जो 7 RCR, जिसको 7 RCR के बदले पता बदल दिया गया था 2014 में, उसमें कहा गया था 7 लोक कल्याण मार्ग, उसके भीतर में तकरीबन 3 बार मरम्मतें हुई हैं। मरम्मत की कीमत 27 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन मरम्मत की कीमत हो गई लगभग 89 करोड़। इन सब के बीच बार बार जिक्र होता है प्रधानमंत्री जिस जहाज, जो A1 जहाज है उनका, वो 8,400 करोड़ का है। बात इतनी बार नहीं है, बात इसके आगे की इसलिए है क्योंकि उनकी जो गाड़ियों का रेला है, जिसमें मर्सिडीज में बैच S65 सीरीज है 2 गाड़ियां हैं, रेंज रोवर 6 गाड़ियां हैं, टोयोटा फॉर्च्यूनर AN 160 30 कार है जो PMO के भीतर लगी हुई है, जो उनके घर के भीतर में लगी हुई है। जब रेला चलता है तो सब चलते हैं। टोयोटा की लैंड क्रूजर है 8 गाड़ियां हैं, BMW की 7 सीरीज की 3 कार हैं। और प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि मैं अपना मकान नहीं बनाता हूं, मैं तो मकान बांटता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिन मकानों को बांटने का जिक्र उन्होंने स्वाभिमान अपार्टमेंट का जिक्र किया, उसमें एक घर की कीमत सरकारी तौर पर बताई गई 25 लाख रुपए, जिसकी लॉटरी से निकला, जो झोपड़ी में रहता है उससे लिए गए 1,42,000 रुपए। अच्छी बात है, कम पैसे लिए गए, लेकिन एक घर की कीमत 27 लाख और प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में बैठते हैं उसकी कीमत 10 करोड़, यानी एक गाड़ी बराबर गरीबों के हक के 40 घर। तो प्रधानमंत्री का जो रेला चलता है वह 240 घरों का रेला चलता है, क्योंकि 6 गाड़ियों का रेला है जो रेंज रोवर है। और अगर आप सारी गाड़ियां जोड़ दीजिएगा तो दिल्ली में बना हुआ जो स्वाभिमान अपार्टमेंट है, जिसमें 1,675 फ्लैट हैं, वो सारे फ्लैट प्रधानमंत्री की गाड़ियों में सिमट जाएंगे। बड़ा रईस है ये देश। इस देश में टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और टैक्स वसूली का अंदाज, डायरेक्ट टैक्स हो, GST हो, इस देश के भीतर में अलग अलग टैक्स के जरिए जो पैसा लिया जाता है, दुनिया के मानचित्र पर किसी देश में इतना पैसा लिया नहीं जाता है। और जब सरकार बजट रखती है तो भी उसे शर्म नहीं आती है कि बजट रहता है 48 लाख करोड़ का और टैक्स से वसूली हो रही होती है 43 लाख करोड़। कल्पना के परे स्थिति है इस देश के भीतर में पॉलिटिशियंस की रईसी को लेकर। यहां एक जिक्र LG का भी कर देना चाहिए, क्योंकि LG के घर में भी रिपेयर हुआ और उसमें भी 15 करोड़ रुपए खर्च हो गए। कौन कौन से पन्ने कैसे कैसे खोलिएगा, शायद ये बड़े मुश्किल हालात भारत की राजनीति के सामने हैं। लेकिन मौजूदा सच तो यह है कि आम आदमी पार्टी ने सफलता पाई और 10 बरस के भीतर वह नेशनल पार्टी बन गई। बीजेपी नेशनल पार्टी पहले से है। केजरीवाल राष्ट्रीय तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बगैर शीश महल और दूसरे अलग अलग सिंबल के जरिए उन्हें निशाने पर लेते हैं। इस देश के भीतर में गरीबी भुखमरी की स्थिति कांगो देशों के अनुकूल हो चली है। इस देश के भीतर में नीति आयोग की रिपोर्ट खारिज हो जाती है जब वो कहता है 25 करोड़ गरीबी रेखा से निकल गए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री घूम घूम कर तमाम रैलियों में करते हैं। चूंकि दिल्ली का चुनाव है, चूंकि दिल्ली ताकतवर राजनेताओं की पहचान है और हम जिस जगह पर मौजूद हैं उसकी ताकत का एहसास तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात से हो जाना चाहिए कि इस दिल्ली का मतलब क्या होता है। क्योंकि पार्लियामेंट की तस्वीर अगर आप देख पा रहे हैं तो जरा घूम जाइए
और घूमते घूमते देखिए नॉर्थ और साउथ ब्लॉक। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ताकत का मतलब ये होता है कि यहाँ से हर पॉलिसी बनती है, और इस पूरे घेरे को जब घूमते हुए आप दोबारा वापस पार्लियामेंट के चौखट पर आएंगे तो आपके भीतर एक सवाल होगा। ये सवाल शायद मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल है। वो सवाल है, क्या वाकई दिल्ली का चुनाव इस देश में दो ताकतवर, दो पहचान पाए लोगों के लिए आखिरी चुनाव तो नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल अगर यहां चुनाव हार जाते हैं तो उनकी राजनीति सिमट जाएगी, और बीजेपी जीत जाती है तो बीजेपी का परचम प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सवार होकर लहराने लगेगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए कि अगर दिल्ली में बीजेपी हार जाती, आम आदमी पार्टी एक बार फिर जीत जाती है, तो 2013-14 से जो राजनीतिक सफर दिल्ली ने प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल का देखा है, मानिए या ना मानिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल विकल्प के चेहरे के तौर पर भारत की राजनीति में एक ध्रुव तारा बन जाएंगे, क्योंकि हरियाणा की हार, महाराष्ट्र की हार, लोकसभा में भी 240 सीटें मिलने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का साथ लेकर सत्ता में बड़े बड़े निर्णय लेने की परिस्थिति, और दिल्ली का चुनाव मैटर करेगा कि क्या वाकई इस देश में छत्रप बचेंगे या नहीं बचेंगे, छत्रपों की राजनीति बचेगी या नहीं बचेगी। क्योंकि इस दौर में शरद पवार तक दरवाजा खटखटा रहे हैं कि बेटी को मंत्री बना दीजिए, हम आपके साथ हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं कि वाकई देवेंद्र फडणवीस कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इन सब के बीच ममता बनर्जी राहुल गांधी को आईना दिखाने से चूक नहीं रही है, लेकिन राजनीति में सेंध इस तर्ज पर भी लगने वाली है कि ममता बनर्जी का भतीजा ही कहीं 26 जनवरी को विरोध करते हुए एक नई पॉलिटिकल पार्टी न बना ले। यानी भारत की राजनीति के मर्म में दिल्ली का चुनाव खड़ा हो चला है, और बड़ा सवाल आखिर में सिर्फ इतना है, एक दिल्ली जैसे केंद्र शासित राज्य के चुनाव के ऐलान के वक्त अगर इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त 37 मिनट सफाई देने में लगा देता है और तारीखों का ऐलान 40 सेकंड में कर देता है, तो इसके मतलब बहुत साफ हैं, जनता बहुत कुछ समझ चुकी है, जनता बहुत कुछ जान चुकी है, लेकिन उसे नजर इस दौर में विकल्प का आ नहीं रहा है। शायद यही विकल्प ना होना भारत की राजनीति और भारत के सामाजिक आर्थिक परिवेश को उस शून्यता में ढकेल रहा है जहां पर इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सफाई देते रहें, शेरो शायरी करते रहे, पार्लियामेंट के भीतर निर्णय होते रहें, संवैधानिक और स्वास्थ्य संस्थाएं अपने तौर पर कानूनी कार्रवाई की दिशा में बढ़ती चली जाए, और इस देश का कानून और संविधान सत्ता का मोहताज बन जाए। क्या ऐसी परिस्थिति आ गई है? ये फैसला आप खुद कीजिए। इस पार्लियामेंट की पुरानी मजबूत इमारत को देखकर नई इमारत मत देखिएगा, क्योंकि सेंट्रल विस्ता कार्यक्रम के भीतर जो प्रधानमंत्री का घर भी बनना है, उसकी कीमत भी करोड़ों में है। उस तर्ज पर दिल्ली में बड़े बड़े अपार्टमेंट खड़े हो सकते हैं, तो पैसे की कोई कमी नहीं, कानून सिर्फ गायब है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।